हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों आपको याद होगा इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था किनशिप, फैमिली एंड मैरिज। हम फिलहाल बात किनशिप की ही कर रहे थे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और इसी को कंटिन्यू करेंगे। दो टॉपिक हमारे इसमें से रह गए, टाइप ऑफ किनशिप और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से किनशिप सिस्टम और शादियां वगैरह की जो परंपरा के बाद रिश्ते नाते हमारे बनते हैं हमारे ससुराल में और लड़की के मायके में, और लड़की के मायके वालों के साथ और ससुराल वालों के साथ जो संबंध होते हैं नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में क्या डिफरेंसेस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ किनशिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले किनशिप का कॉन्सेप्ट आई होप आपको याद होगा। एक बार के लिए मैं क्विकली बता देता हूँ। किनशिप कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे जीवन में लोग जिनको हम अपने रिश्तेदार कहते हैं। वो रिश्तेदार हमारे जीवन में दो तरीके से बन सकते हैं। या तो भगवान ने हमें ऑलरेडी दे रखे हो ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू, यानी कि हमारे बड़े पापा, हमारे चाचा, ठीक है, ताऊ जी, चाचा वगैरह, बुआ वगैरह, उनके बच्चे, वो सारे रिश्ते जो है हमारे वो ब्लड रिलेशनशिप से ऑलरेडी बेस्टोर्ड होते हैं। यूनिवर्स ऑलरेडी दे देता है। हमें नहीं पता होता पैदा होने से पहले कि हमें कौन सा घर परिवार मिलेगा, कौन से मम्मी पापा मिलेंगे, कौन हमारे बड़े पापा होंगे, हमारे पापा ही घर में सबसे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, हमारे चाचा कितने होंगे, हमारी बुआ फूफा कौन होंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद दूसरे तरीके के रिश्तेदार हमारे बनते हैं जब हम शादी कर लेते हैं किसी से। ठीक है, मैरिज रिलेशनशिप के बाद आपको सिर्फ अपने स्पाउस को, यानी कि एक लड़की सिर्फ अपने हस्बैंड को और एक लड़का सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं कहेगा कि वो उसके साथ जुड़ी हुई है। ब्लड रिलेशनशिप से तो वो जुड़े नहीं हुए हैं। अब लड़की के घर वाले शादी के बाद लड़के के लिए और एक लड़की के लिए लड़के के घर वाले जो कि उसका ससुराल होता है, उन दोनों के बीच में भी संबंध बन जाते हैं, बनने लग जाते हैं। लड़की का जो रोल होता है, लड़के का जो रोल होता है, वो एक हस्बैंड और वाइफ से ज़्यादा और भी डोमेन की तरफ जाता है। ठीक है, ये होता है किनशिप। बेसिकली हमारे रिश्तेदार, शॉर्ट में अगर एक लाइन में बोलूँ तो हमारे रिश्तेदार या तो वो खून के रिश्ते वाले रिश्तेदार हैं हमारे, या फिर शादी के बाद हमारी रिश्तेदारी डेवलप हुई है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ किनशिप की अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है ना, उसी से डिराइव्ड दो टर्म्स आती हैं अंग्रेजी की, जो कि पेपर में आपको एक्सप्लेन करने को आ सकती हैं या फिर आपको आंसर में ये थ्रो करनी पड़ सकती है अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। एक खून के रिश्ते और एक शादी के बाद जिससे हमारी शादी हुई है उसके घर वाले अब हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं, ये होता है टाइप्स ऑफ किनशिप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफिनल किनशिप की। पहली रिश्तेदारी जो हमारी आती है, जो टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ रिश्तेदार हमारे होते हैं, वो होते हैं एफिनल किनशिप वाले। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले एफिनल वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एफिनियल वर्ड का मतलब ये होता है, इट इज अ टर्म विच इज कंसर्न विद या रिलेटेड टू फैमिली रिलेशनशिप। आप एक फैमिली को अपने रिलेटिव्स मान रहे हो तो इसलिए इस टर्म को कहा जाता है ये फैमिली रिलेशनशिप है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आप मुझसे पूछोगे सर अभी आप बता रहे थे दो तरह के रिश्तेदार हमारे बनते हैं, या तो वो खून के रिश्ते से होते हैं या शादी के बाद होते हैं। तो ये जो एफिनल टर्म है, ये इन दोनों में से कौन सी टर्म है, ब्लड वाली या मैरिज वाली? तो आंसर इज नंबर 2, फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, जो कि हमारा बनता है थ्रू या बाय मैरिज। इसका डिक्शनरी मीनिंग ही यही होता है एफिनल टर्म का। तो इट इज अ बॉन्ड ऑफ मैरिज। ठीक है, या फिर आप एफिनल किनशिप को ऐसा भी कह सकते हो कि बॉन्ड ऑफ मैरिज इज नोन एज एफिनल किनशिप। ठीक है, आपकी रिश्तेदारी जो बनी है, आपके नए रिश्तेदार बने हैं, पैदा होने के साथ ही आप नहीं जानते थे कि फ्यूचर में आपके रिश्तेदार बनेंगे। जिस भी इंसान से आपकी शादी हुई है, अब उसके घर परिवार वाले आपके रिश्तेदारी में आने लगे हैं और वो कहलाएंगे आपके रिश्तेदार। ठीक है, ये टर्म क्लियर हुई? पहले बताओ मुझे जरा, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब देखो, जब भी कोई पर्सन शादी करता है या करती है, हम फिलहाल यहां पर जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो मेल के पर्सपेक्टिव से दे रखी है। तो आप ऐसा मान लो कि एक मेल मेंबर की शादी हो रही है, एक बंदे ने शादी करी।
अब क्या होता है, एफिनल किनशिप का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, देखो जब हम शादी करते हैं, मान लो लव रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज हुई है, हमें तो ऐसा ही लगता है ना यार, ये बंदी मुझे चाहिए है, ये बंदा मुझे चाहिए है, इससे मैं अपना, इसके साथ मैं अपना जीवन आगे बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की सोचेगी, है ना। अब क्या होता है, एफिनल किनशिप का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि भाई साहब, जब आपकी किसी से शादी हो रही है ना, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पत्नी, अपने हस्बैंड के प्रति नहीं है, फिर अब उसके पूरे परिवार के साथ आपको रिश्ते नाते आगे लेकर फ्यूचर में चलने पड़ेंगे, वरना बात बिगड़ेगी। और अल्टीमेटली वो बात अल्टीमेटली जो दो लोगों का बॉन्ड है, जो दो लोगों का संबंध है, उसको बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है, अगर आप अच्छी तरीके से सारे रिश्तों को साथ लेकर नहीं चल पाए। इसलिए कहते हैं मैरिज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ वो नहीं है कि वो बंदी मुझे पसंद आ रही थी, मैंने उसको प्रपोज करा, वो शादी के लिए मान गई है, बात खत्म, अब वो मेरे घर पर आकर रहने लगी है। सिर्फ ये नहीं होती शादी। एफिनल किनशिप का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, जब एक बंदा शादी करता है या बंदी किसी से शादी करती है, तो वो अपना रिलेशनशिप जो है, दे नॉट ओनली स्टैब्लिश विद द गर्ल, सिर्फ उसकी शादी उस लड़की के साथ नहीं हुई। कहने के लिए देखो ऑब्वियस ही बात है, 7 फेरे मंगलसूत्र तो एक ही पर्सन के साथ लिया गया है ना, जो मंगलसूत्र जिसको पहनाया गया है, सिंदूर जिसको लगाया गया है, 7 फेरे जिसके साथ लिए गए हैं, या फिर मौलवी साहब के सामने अगर मुस्लिम मैरिज है तो कबूल है कबूल है कबूल है बोला गया है, या चर्च में फादर के सामने आई एक्सेप्ट दिस मैरिज करते हुए दोनों ने बेहतरीन तरीके से किस करी है। तो वो जो शादी है, किसी भी प्रकार की अगर शादी हो, तो सिर्फ आपकी शादी लड़की से नहीं हुई है जिसको आप चाहते हो। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, आपको रिश्तेदारी या फिर जो संबंध निभाने हैं वो सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं निभाने हैं, बट नंबर ऑफ अदर पीपल ऑल्सो जो कि लड़की के परिवार के साथ एसोसिएटेड है। और अगर आप इस एग्जाम्पल में लड़की ला दो, तो लड़की की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जिसको वो हस्बैंड चाह रही थी, देखना चाह रही थी, उसको वो मिल गया, उसको वो बंदा मिल गया हस्बैंड के रूप में, लेकिन उसकी शादी और उसके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने हस्बैंड के प्रति नहीं है, उसके लड़के के घर परिवार वालों के प्रति भी बनती है। तो उसका अब जो दायरा है, यानी कि अभी तक वो अगर पापा कहती थी किसी को, तो अब उसके 2 पापा हैं। सिमिलरली लड़के के साथ भी ये रूल अप्लाई होता है, अगर वो मम्मी किसी को कहती थी या आप कहते हो, तो अब आपकी 2 मम्मी हैं। अभी तक आप जो है अपने सिबलिंग्स जिनको कंसिडर करते हो, अब आपकी वाइफ की जो सिबलिंग्स है, जैसे मान लो आपका एक भाई है, एक बहन है, और लड़की के मान लो 3 भाई हैं, तो अब जो है आपके भाई बहन मिलाकर ये 5 हो गए। दिल से मानो चाहे ना मानो, लेकिन रिश्तेदारी निभानी तो पड़ेगी, वरना ऊंच नीच अगर हुई शादी के अंदर तो उसकी बात आपके रिश्ते टूटने पर आ सकती है। ठीक है, तो मोर ओवर इट इज नॉट ओनली द पर्सन मैरिंग हु गेट्स बाउंड टू द फैमिली मेंबर। जिसकी शादी हुई है सिर्फ वो नहीं जुड़ता है सामने वाले के घर परिवार से, बल्कि शादी के संबंध में दोनों साइड के घर परिवार वाले भी आपस में संबंध निभाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, लड़के के जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे ऑल्सो गेट बाउंड टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द गर्ल। ठीक है, तो फिर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ऐसी आ जाती है, जिसको आप सीरियलों वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में एक शब्द सुनते होंगे कि ये हमारे समधी हैं, हमारे समधी जी आई हैं, हमारी जो है लड़की की साइड की मम्मी आई हैं, तो हमारे पापा हमारी मम्मी उनको वेलकम करते हैं। उनके जब घर जा रहे हैं तो उनके लिए जो है चीज़ें लेकर जा रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, मिठाइयाँ जा रही हैं हमारे घर से। कोई भी ओकेशन हो तो फिर इनविटेशन स्पेशली उनको भी देना पड़ेगा, कहीं रूठ ना जाएं, कहीं वो बुरा ना मान जाएं। ये सब चीज़ें फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं, जो जीवन में अभी तक इंसान ने नहीं करी होती हैं। तो बेसिकली 100 बात की एक बात, शादी के बाद हमारे होस्ट ऑफ रिलेशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं एकदम से। अब होस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, होस्ट का दोस्तों डिक्शनरी मीनिंग होता है लार्ज नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे क्रिएट हो जाते हैं एज सून एज जब दो लोगों के बीच में शादी का संबंध जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एफिनल किनशिप। तो अगर मैं आपसे पूछूं या आपको किसी अगर एग्जाम में कुछ लिखने को आए, तो अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, एफिनल किनशिप क्या है दोस्तों, बताओ मुझे। क्या वो बेस्टोर्ड है, यानी कि जब हम पैदा आए थे तभी से रिलेटिव्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर हमें
लाइफ में बाद में मिले हमें, फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ में मिलेंगे हमें, बताओ, बाद में मिलेंगे, ठीक है। अब जब हम पैदा होकर आए हैं और जो ऑलरेडी पैदा होने के साथ ही हमारे डिसाइडेड थे, बेस्टोर्ड थे, उन रिश्तेदारों को या उस तरह की रिश्तेदारी को क्या कहा जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, कंसेंजीनियस, कंसेंजीनियस किनशिप। कंसेंजीनियस को हिंदी में कहा जाता है सजाती, ठीक है, सजाती। यानी कि ये जो टर्म है, ये टर्म रिलेटेड है या डिनोट करती है उन लोगों को जो कि डिसेंडेंट हैं, जो कि डिसेंडेंट हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। इन सबके पूर्वज एक ही हैं। तो ये कैसा बॉन्ड होता है? ये वाला बॉन्ड होता है दोस्तों बॉन्ड ऑफ ब्लड, खून का रिश्ता होता है यहां पर आपका, इसलिए वो रिश्तेदार आपके कहलाते हैं। और ये रिश्तेदार शादी के बाद वाले रिश्तेदार नहीं है, शादी से पहले हमारे खून से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं हमारे। और इस तरह की रिश्तेदारी को कहा जाता है कंसेंजीनियस किनशिप, ठीक है, जो खून के रिश्ते से जुड़ी होती है। तो हमें राइटर दोबारा वही एक सेम चीज़ बता रहे हैं कि कंसेंजेनियस जो हमारे किन होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, दे आर रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, जबकि जो एफिनल किन होते हैं दे आर रिलेटेड थ्रू मैरिज, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहां पर क्या है, जो बॉन्ड है यहां पर कंसेंजेनियस किनशिप अगर आपको समझना है तो बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? माँ बाप और उनके बच्चों के बीच में होगा, ठीक है। अभी यहां पर बार बार लिखा हुआ है द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो इतनी लाइन ये 2 बार लिखा हुआ है यहां पर, द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड डैट बिटवीन सिबलिंग्स, माँ बाप और उनकी औलादों के बीच में संबंध, और औलाद जो हैं आपस में उनका संबंध। जैसे एक कपल ने 2 बच्चे पैदा करे, एक गर्ल है एक बॉय है, आपस में इनके संबंध भाई बहन के, ठीक है। तो ये होता है कंसेंजीनियस किनशिप। ये आगे चलकर एक्सपेंड भी कर सकती है, कैसे? और बहुत नॉर्मल सी बात है, ये हैं आपके ग्रैंडफादर, ये हैं आपकी ग्रैंडमदर, इनके हुए 3 बच्चे, ये हैं आपके फादर, ठीक है, ये दोनों हैं आपके चाचा, चाचा नंबर 1, चाचा नंबर 2, ठीक है। अब आप, आपका भाई, आपकी बहन, 3 बच्चे हुए आपके फादर के, आपके चाचा के 2 बच्चे और दूसरे चाचा के अगेन 3 बच्चे, ठीक है। पहले चाचा के 2 बच्चे, दूसरे चाचा के 3 बच्चे, आपके फादर के 3 बच्चे। अब यहाँ पर जो भी बॉय हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, ये सारे इनके पूरी फैमिली का जो संबंध है ये उत्पन्न हो रहा है इनसे, आपके दादा दादी से। और ये सारे एक दूसरे के साथ एक ही खून से रिलेटेड हैं, क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है आपके दादा दादी, ठीक है। तो ऐसे रिश्तों को हम कहते हैं कंसेंजीनियस किनशिप। अब सवाल ये उठता है कि आप मुझसे कहोगे सर, जैसे अभी आप यहाँ पर बता रहे थे एफिनल किनशिप शादी के बाद के संबंध होते हैं, हमारी रिश्तेदारी होती है, तो कंसेंजीनियस मैरिज जैसी कोई टर्म होती है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होती है। बहुत सारे कास्ट क्लैन के लोग, कुछ रिलीजन्स के लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि यस, आपकी शादी हो सकती है। किससे? लेकिन ब्लड रिलेशन में हो सकती है कि शादी? जी हाँ, हो सकती है। कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। सिबलिंग्स के बीच में शादी नहीं होती, जो फर्स्ट कजन्स हैं उनके बीच में कुछ क्लैन, कुछ कास्ट और कुछ रिलीजन के लोग शादी कर लेते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। फर्स्ट कजन कौन? जैसे ये हो आप और ये आपके अंकल यानी कि आपके चाचा, और इनकी है ये डॉटर। तो आपकी बेसिकली बहुत सारे घर परिवारों के लिए क्या होगा, ये लगी तो रिश्ते में क्या हमारी कजन बहन, लेकिन इससे शादी अगर हो जाए तो
कुछ कास्ट, कुछ क्लैन, कुछ कम्युनिटी, कुछ रिलीजन के लोगों को दिक्कत नहीं होती है, वो कर लेते थे शादी। तो अगर आप ये कहो कि कंसेंजीनियस जो मैरिज है क्या वो परमिटेड है, जी हाँ वो परमिटेड है, और बहुत सारी कम्युनिटी उसको सैंक्शन भी देती है। ठीक है। अब ये बहुत सारे घर परिवारों के लिए एक टैबू भी हो सकता है कि मतलब अगर आप कल को मान लो आपके घर परिवार में नहीं होती है मान लो, और आपके कास्ट में, आपके कम्युनिटी में, आपके रिलीजन में नहीं होती, और आप कल को अगर अपने पापा से या चाचा से बोलो कि मुझे चाचा की बेटी से शादी करनी है, तो वो एक हो सकता है कि बहुत शर्मनाक बात हो जाए आपके परिवार के लिए, लेकिन कुछ परिवारों के लिए ऐसा नहीं होता है, इट इज़ परमिटेड। हाँ, पूरी दुनिया में ये बहुत गलत नज़रिए के साथ देखा जाता है कि सिबलिंग्स जो हैं वो शादी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? इस दुनिया में सब कुछ हुआ है दोस्तों। ठीक है। सगे भाई बहनों ने शादी करी है क्या कभी इस दुनिया में? कोई ऐसा एग्जाम्पल है? जी हाँ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इतिहास में, दुनिया जब से बनी है। अब यहाँ पर हम कोई नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोई वो अब कपल का कोई टैग नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ हो रखा है। लेकिन दिस इज नॉट सीन विथ मतलब दिस इज नॉट सीन एज अ गुड रिलेशन कि सगे भाई बहनों ने आपस में शादी कर ली और फिर वो शादी करी है तो फिर आगे जाके शारीरिक संबंध बनाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन कंसेंट जीनियस किनशिप में सिबलिंग्स को हटाकर फर्स्ट कजन्स के बीच में मैरिज जो है वो परमिटेड होती है, लेकिन सिबलिंग्स के बीच में प्रोहिबिटेड मानी जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जिस प्रकार से रिश्तेदारी का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि जो किनशिप सिस्टम जो क्रिएट होता है, और शादी जिस प्रकार से शादी के जो संबंध है वो क्रिएट होते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है उत्तर भारत के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के अंदर। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, जिसको ईजिली अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से हो तो रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर क्या होता है, हमारे परिवार में पैट्रीलिनियल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि सब कुछ जो हमारा सरनेम या फिर जो घर परिवार हमारा होता है जहां पर हम रहते हैं, तो वो होता है हमारी फादर की साइड का। ठीक है। मतलब एक कपल के एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, इनके बच्चे हुए। अब उसमें इनके बच्चों में एक लड़की भी पैदा हुई, लेकिन चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, उसको सरनेम वगैरह जो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा वो फादर की साइड का करना पड़ेगा, और रहना भी जो पड़ेगा वो वहीं रहना पड़ेगा जहां उसकी मम्मी शादी करने के बाद आई थी पापा के घर पे। तो आप वहीं रह रहे हो। और पापा का घर कौन सा? जो दादा दादी का घर था। दादा दादी का घर कौन सा? जो कि आपके परदादा परदादी का घर था। तो कुल मिलाकर घर भले ही वो ना हो, गांव वो ना हो, टाउन वो ना हो, स्टेट वो ना हो, सिटी वो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर कॉमन देखने को मिलेगी पैट्रिलिनियल ग्रुप्स में कि सरनेम जो कैरी हो रहा है वो आपके मेल लाइन का कैरी होता है। ठीक है। तो यहां पर जो है, जो आपकी डिसेंट है वो ट्रेस होती है इन द मेल लाइन। ठीक है। यानी कि आपको सरनेम और जो प्रॉपर्टी वगैरह जो सब कुछ पास ऑन हुई वो ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर की तरफ, ग्रैंडफादर से फादर की तरफ, और फादर से आपकी तरफ। ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं पेट्री लीनिएज के, जहाँ पर सब कुछ मेल लाइन से कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो कॉपरेट करते हैं घर परिवारों में रिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। यानी कि अब रिचुअल एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है, इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? देखो, आपकी मम्मी के घर में, यानी कि आपके नाना और नानी के घर में हो सकता है बहुत सारी पूजा परंपरा पाठ वगैरह अलग तरीके से चलती हो। अब मम्मी जब से शादी होकर आपके पापा के घर में आई, तब से उन्होंने यहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ, ये सब कुछ सीखा, वही रहन सहन अपनाया, किस तरह से पूजा में क्या क्या रिचुअल्स निभाए जाते हैं वो अपनाया, और वही चीज़ें, वही तालीम जो है, वही शिक्षा जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। यानी कि वो अपने पुराने जो रिचुअल्स, रीति रिवाज और जो परंपरा है वो नाना जी के घर पे छोड़कर आ गई, और उन्होंने आपकी फादर की साइड की ये सब कुछ अपनाया। बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो क्या होता है, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही कैरी फॉरवर्ड करने को मिलती हैं जहाँ पर पैट्रीलिनियल फैमिली होती है,
कि आप वो एक्टिविटी करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब ये है, आपकी पुश्तैनी कोई दुकान है, कोई ज़मीन है, कोई खेती बाड़ी है, तो आप जो है यहाँ पर फादर की साइड की जो विरासत है आप उसको अपनी विरासत मानोगे। ठीक है, आपके दादाजी का कोई शोरूम है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, वही आपको आपकी वही विरासत में आपके पापा को मिला और वही पापा से आपको मिलेगा। तो आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करोगे या जिस प्रॉपर्टी को अपना मानोगे या जहाँ से अपना काम धंधा चलाओगे या जिस ज़मीन को किराए पर उठाओगे, वो दादाजी की साइड की लाइन को उठाओगे, ना कि नाना जी की लाइन को। समझ गए हो कि आप जो है जहाँ पर आपके मामा जी बैठते हैं, आपके नाना जी बैठते हैं जिस दुकान पर, आप उसकी आमदनी को अपनी आमदनी नहीं बताओगे। आप जो प्रॉपर्टी गिनवाओगे कि हमारे इतना बीघा खेत है, इतने एकड़ की ज़मीन है, इतना बड़ा महल जैसा घर है, इतनी बड़ी हवेली है, ये सब कुछ आप दादाजी की लाइन की साइड का गिनवाते हो। तो वो होता है पैट्रीलिनियल फैमिली। अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है और वो है कास्ट एंडोगेमी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दो वर्ड्स जो है वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लियर कर देता हूँ। दो वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दो वर्ड्स को डिकोड करते हैं। एक एंडोगेमी और एक है एक्सोगेमी। सबसे पहले समझते हैं इन वर्ड्स को। एक को समझ जाओ तो दूसरा टोटल उसका अपोजिट होता है, एंडोगेमी। तो एंडोगेमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट, एंडोगेमी एक तरीके से, जैसे आप यहां पर कह रहे हो ना कि कास्ट, एक वर्ड क्या लिखा होता है यहाँ पर, कास्ट एंडोगेमी। तो एंडोगेमी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, एक ऐसा नियम होता है शादी का जहां पर आप जो है मैरिज करते हो। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, प्रैक्टिस करते हो मैरिज की विद इन योर ओन कास्ट, विद इन अ कास्ट। ठीक है। तो यहां पर जो है शादी कोई जो पर्सन करता है वो विद इन अ कास्ट, विद इन अ फैमिली या फिर क्लैन या फिर अपने कल्चरल ग्रुप्स में ही शादी करना करा जाता है यहां पर। जैसे अगर आप मान लो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग आप हो ब्राह्मण, तो आपकी फैमिली में अगर स्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न इंडिया की यहां पर बात चल रही है कि अगर, और पैट्रिलिनियल फैमिली की, अगर यहां पर स्ट्रिक्ट कास्ट एंडोगेमी प्रैक्टिस करी जाती होगी ना, तो आपके घर परिवार वाले यही कहेंगे कि लड़की जो है वो हिंदू ब्राह्मण ही ढूंढ के लाना, अगर आप एक हिंदू ब्राह्मण हो तो। ठीक है। अब यहां पर हम वो डिबेट नहीं करने वाले कि फैमिली ढूंढेगी आपके लिए, आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। लेकिन फिर भी ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है कास्ट एंडोगेमी, कि आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप विद इन योर ओन कास्ट ही शादी करो। ठीक है। अब क्योंकि यहां पर अपनी बिरादरी में, अपनी कास्ट में, अपनी फैमिली, अपने क्लैन, अपने कल्चर ग्रुप में शादी हो रही है, तो ऐसी शादी को दोस्तों इन मैरिज भी कहा जाता है। यानी कि एंडोगेमस जो मैरिजेस होती हैं उनको हम इन मैरिज भी कहते हैं, कि अपने ही लोगों की, मतलब अपनी बिरादरी, अपने लोग, अपने कास्ट के लोगों के अंदर शादी हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहां पर, ये एक तरीके का सेग्रीगेशन भी होता है, यानी कि दूसरों को अलग कर देना। अब किस चीज से अलग कर देना? ये एक तरीके का सेग्रीगेशन भी है जो कि हेल्प करता है ग्रुप या कम्युनिटी को कि वो इंटीग्रेट ना करें। यानी कि एक प्रोहिबिशन लगा दी, एक प्रोहिबिशन लगा दी कि वो इंटीग्रेट ना करें या फिर अपना किसी भी प्रकार से मर्जर ना दिखाएं। मतलब आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप एक, अगर आप एक ब्राह्मण हो तो आप एक हिंदू ब्राह्मण लड़की लेकर आना, क्योंकि वो डरते हैं ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर आपके घर में ऐसे रीति रिवाज परंपरा होंगे जिसके अकॉर्डिंग किसी ने भी आपके कास्ट, आपकी बरादरी के बाहर शादी नहीं करी, और वो लोग आपके परिवार वाले हो सकता है कि वो डरते हो कि आप जो है दूसरे किसी रिलीजियस बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ मर्जर ना दिखाओ। ठीक है। या फिर किसी और एथनिक बैकग्राउंड में जाकर शादी ना कर लो।
और बिल्कुल ही अगर आप इसके अपोजिट वर्ड्स और अपोजिट एक्सप्लेनेशन अगर आप दोगे तो वो बन जाता है दोस्तों टर्म एक्सोगेमी। ठीक है, तो एक्सोगेमी में क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस है जहां पर आप शादी करते हो, मैरिज की ही प्रैक्टिस है जहां पर आप शादी करते हो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ योर विलेज, या फिर उसमें आप टाउन सिटी वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, आउटसाइड योर विलेज, आउटसाइड योर क्लैन, या आउटसाइड योर ट्राइब। ठीक है, अब ट्राइब की बात यहां पर क्यों है, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहां पर जिसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। रियलिस्टिक एग्जांपल है ये। मध्य प्रदेश के अंदर मुंडा ट्राइब पाई जाती है। मुंडा ट्राइब्स के लोगों में एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस चलती है, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस चलती है, और वो क्या प्रैक्टिस है कि दे मैरी आउटसाइड, दे मैरी आउटसाइड ऑफ देयर ट्राइबल ग्रुप। वो अपने ट्राइब्स के बाहर के ग्रुप के लोगों के साथ शादी करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो कास्ट एंडोगेमी यहां पर बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से प्रैक्टिस होता है, यानी कि यहां पर प्रेफर करा जाता है नॉर्दर्न इंडिया में कि आप विद इन योर ओन कास्ट की शादी करना। फर्दर मैरिज यहां पर प्रोहिबिट करी जाती है कि आप, उत्तर भारत में ऐसा माना जाता है कि आप जो है सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते, सेम क्लैन में शादी नहीं कर सकते। अब सेम क्लैन का मतलब यहां पर क्या है कि विद इन योर ओन क्लोज ब्लड फैमिली आप शादी ना करो। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ना अभी कंसेंजीनियस किनशिप के बारे में, कि कंसेंजीनियस मैरिजेस के बारे में, कि आप जो है अपने सिबलिंग्स तो छोड़ ही दो, फर्स्ट कजन्स के साथ भी यहाँ पर आपकी शादी अच्छी नज़रों से नहीं देखी जाएगी या फिर करवाई ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैरिज इज प्रोहिबिटेड विद इन द सेम गोत्र और क्लैन। और यहाँ पर विलेज एक्सोगेमी को प्रेफर करा जाता है। विलेज एक्सोगेमी का मतलब ये है कि बेटर ये होगा कि वो लड़की जिससे आप शादी करने वाले हो, या लड़की का घर परिवार ये देखेगा कि वो लड़का जिससे हम बेटी की शादी, अपनी बेटी की शादी करवाने का सोच रहे हैं, वो हमारे गांव के बाहर का हो। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी लाइन जो है ये रूरल एरियाज में यूज मतलब होती है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग है, ये इस तरीके की साइकोलॉजी। लेकिन रूट तो देखो सब कुछ भारत के अंदर रूरल बैकग्राउंड का ही है वैसे भी, है ना। तो अगर उस रूट के हिसाब से देखें तो ये ऐसा माना जाता है उत्तर भारत के अंदर कि लड़के या लड़की का घर परिवार सेम गांव से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैरिज प्रोहिबिशंस जो हैं दे टेंड टू बार मैरिजेस ओवर अ वाइड एरिया इन टर्म्स ऑफ किनशिप एज वेल एज स्पेस। यानी कि उत्तर भारत में शादी तब होती है, आपकी शादी किससे होगी उसके ऊपर एक बंदिश इस बात के ऊपर लगती है कि एक तो वो दूर के एरिया का कोई लड़का या लड़की हो, यानी कि विलेज एक्सोगेमी जो है वो प्रैक्टिस करी जाएगी दूर के गांव का। ठीक है, और रिश्तेदारी पास की ना हो, ब्लड रिलेशनशिप तो होनी ही नहीं चाहिए कैसे भी करके, और क्लोज रिश्तेदारी भी नहीं, रिश्तेदारी काफ़ी दूर की हो। ठीक है, तो किनशिप भी और स्पेस भी, यानी कि लोकेशन भी दूर हो और रिश्तेदारी भी दूर हो। दक्षिण भारत में थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है ना वो मिक्सड है रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स, अब देखो यहाँ पर क्या था, अगर हम डिफरेंस बनाएं, यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर हमें जो फैमिली ज़्यादातर देखने को मिलती है वो मिलती है पैट्रीलिनियल फैमिली। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर आपको मिक्सचर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जो है वो किनशिप सिस्टम का हमें देखने को मिलता है, एज वेल एज फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का भी। ठीक है, जहाँ पर हमें दोनों ही तरह के सिस्टम जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। फिर चाहे आप बात करो, मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ इन टर्म्स को, फिर चाहे आप बात करो पैट्रीलिनियल की जहाँ पर जो डिसेंडेंट होगा, या फिर जो आप सरनेम कैरी करोगे, जो प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड करोगे वो मेल लाइन की कैरी फॉरवर्ड करोगे, या फिर मैट्रीलिनियल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि यू आर डिसेंडिंग फ्रॉम द मैटरनल लाइन, आप अपना सरनेम वगैरह जो कैरी कर रहे हो वो अपनी मम्मी की साइड का कैरी कर रहे हो। इसके अलावा आपको एक यूनिक चीज़ और देखने को मिलती है। उत्तर भारत में क्या होता है दोस्तों, हमारे परिवार में पैट्रीलिनियल परंपरा चलती है,
यानी कि सब कुछ फादर लाइन का, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की लाइन का चलता है, और पैट्री लोकल सिस्टम होता है। अब पैट्री लोकल का मतलब क्या होता है? ये एक पैटर्न होता है मैरिज का, ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो कपल हैं हस्बैंड वाइफ जो हैं, वो सेटल डाउन होते हैं शादी के बाद, यानी कि रहते कहाँ हैं, वो सेटल होते हैं इन इन द हस्बैंड्स हाउस या फिर हस्बैंड की कम्युनिटी में। मतलब लड़की अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर लड़के की घर में जाकर सेटल होती है, बच्चे भी उनके वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं वो रहते हैं। और अगर वहाँ ऐसा नहीं हो रहे तो जहाँ पर लड़के का घर जो पास पड़ता है, जो उसकी कॉलोनी पास है, घर पे स्पेस का क्रंच है, और शादी के बाद जो है अलग घर में ही दोनों रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो लड़के के मम्मी पापा के घर के पास ही होगा, या फिर वो वही आसपास कॉलोनी, सोसाइटी, या फिर एटलीस्ट स्टेट तो सेम ही होगा। ज़्यादातर यही देखा जाता है, उसी को कहते हैं पैट्री लोकल। लेकिन दक्षिण भारत में आपको मैट्रीलिनियल जो परंपरा है, यानी कि आप अपना सरनेम जो है और सब कुछ मम्मी की लाइन का फॉलो कर रहे हो, नाना जी की साइड का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, यानी कि आपकी मम्मी का शादी के पहले जो सरनेम था वो आपका भी सरनेम है, आपकी बहन का भी सरनेम है, पापा का सरनेम वही है जो दादाजी की साइड का था। लेकिन फैमिली में आगे क्या होगा, जैसे उत्तर भारत में क्या होता है, 2-4 जनरेशन आगे बढ़ी, आपकी मम्मी का सरनेम दब जाता है। जैसे आपकी मम्मी दादी बन गई या परदादी बन गई तो उनका सरनेम दब गया, कि फिर घर परिवार में किसी को कुछ नहीं लेने देना कि उनका सरनेम क्या हुआ करता था आपकी मम्मी के शादी से पहले। अब वो वही सरनेम कैरी फॉरवर्ड कर रही है जो आपके पापा का है, आपके दादाजी का था, आपके परदादाजी का था, बच्चों का भी वही हो गया, ठीक है। और आगे चलकर वही सरनेम कैरी फॉरवर्ड होता रहा, मम्मी का सरनेम दब गया। लेकिन मैट्रीलिनियल फैमिली में क्या होता है, पापा का सरनेम दब जाता है, क्योंकि अब जो बच्चे पैदा होंगे वो नाना जी का सरनेम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जब वो बच्चे आगे बढ़े तो जैसे एक कपल के 2 लड़के हुए, उन्होंने नाना जी का अपना यानी कि मम्मी का सरनेम कैरी फॉरवर्ड करा, पापा का दब गया, फिर उनके बच्चे तो उन्होंने भी नाना जी का ही सरनेम आगे दिया, तो फादर की साइड का सरनेम बहुत जनरेशन पहले जो है वो दब जाता है, खो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है दक्षिण भारत के अंदर, कि मतलब मैट्रिलिनियल सिस्टम के अलावा मैट्री लोकल सिस्टम भी होता है। लड़का यानी कि लड़की के घर परिवार में जाकर घर जमाई बनकर थोड़े दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए रह रहा है। और ये दक्षिण भारत में है, बहुत सारे घर परिवारों के अंदर उनके समाज की ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है एक ऐसा कस्टम ऑफ मैरिज जहां पर जो हस्बैंड होता है, लड़की का जो पति है, जो उसका शौहर है, ठीक है, हस्बैंड जो है वो वाइफ की फैमिली के साथ जाकर या वाइफ की कम्युनिटी में जाकर रहता है, ठीक है। यानी कि आपने अगर घर वगैरह लिया है अपनी बीवी के साथ, अगर आप उसके घर में नहीं रह रहे हो, तो जहां आपका ससुराल होगा, यानी कि आपके लड़की के मम्मी पापा जहां रह रहे होंगे आप वहां रहोगे, या फिर आप उन्हीं के घर में रहोगे। लड़की को यहां पर अपना मायका छोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि आपका जो मतलब आप लड़की को अपने घर में लाकर उसका जो ससुराल बनवाना चाह रहे थे, तो अब आपको अपने ससुराल में जाकर रहना पड़ता है। अगर लड़कों के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ देखी जाए, इसको कहते हैं मैट्री लोकल, ठीक है। और रूल्स ऑफ मैरिज भी वेरी करते हैं दक्षिण भारत के अंदर, और रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में हम मैरिज वाले टॉपिक के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और भी इंडियन सोसाइटी की हमारी डिस्कशन होगी, हम उसमें भी पढ़ेंगे। वैसे रूल्स ऑफ मैरिज वगैरह जो है क्लास 12th की, अगर आप सोशियोलॉजी वाली मेरी एनसीईआरटीज़ की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई नई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको टर्म बताई, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, मैट्रीलिनियल, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, ये सब कुछ हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक तरीके से हर बार मैं आपको बताता रहूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो दोस्तों इन तीनों टर्म्स में से जो पहली टर्म है जो हमारी किनशिप, ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कवर करवा दी। अब किनशिप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चीज़ों को तोड़ मोड़ कर आप जो है क्वेश्चंस को डिकोड करने के बाद प्रॉपर उसका आंसर लिख पाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में बताया था, मैरिज जो है
इन दोनों चीज़ों का सेंट्रल पार्ट है, फैमिली का भी और किनशिप का भी। जैसे रिश्तेदारी, क्योंकि कुछ आपकी शादी के बाद भी डेवलप होएगी, और आपकी फैमिली जो खुद की फैमिली, जैसे अभी आप मम्मी पापा को अपनी फैमिली मानते हो, फिर आगे चलकर जब आप अपनी फैमिली बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी फैमिली आपकी शादी के बाद। ठीक है, अब शादी से पहले बच्चा पैदा कर लो वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम कोई भी चीज़ हंसी मजाक की फॉर्मेट के अंदर नहीं देखते हैं, सब कुछ हम देखते हैं भारत के समाज के अकॉर्डिंग। और भारत के समाज में किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराने के लिए सोशल सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लिव इन रिलेशनशिप से हुए, अगर आपका लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो अगर आपका बच्चा पैदा होता है, समाज उस बच्चे को कभी मान्यता या कभी रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि आपका कि समाज होता कौन है, सोसाइटी में लोग तो बातें करते हैं, लेकिन सोशल सैंक्शन और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही जीवन जो है वो चलाया जा सकता है किसी भी समाज के अंदर। ठीक है, तो इसको भूल कर हम इन सारे टर्म्स को नहीं समझ सकते हैं। तो किनशिप हमने समझ लिया, अब हम अगले लेक्चर में फैमिली और मैरिज की बात करेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।